आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 4 केमिकल थर्मोडायनामिक्स। अब हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जो कि इस थ्रू आउट द चैप्टर में यूज होने वाले हैं। बार बार उस टर्म को रिपीट किया जाएगा इस चैप्टर में, तो आपको उन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है। सिस्टम एंड सराउंडिंग के लिए आपको इमेजिन करना है एक सिलेंडर, उसमें जो गैस भरा है, जो अंदर का गैस भरा है सिलेंडर के, उसको बोलेंगे सिस्टम। एंड सराउंडिंग किसको बोलेंगे? जो भी आउटसाइड द सिलेंडर है, जैसे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मॉइस्चर है, उसको बोलेंगे सराउंडिंग। सराउंडिंग एंड सिस्टम क्या होता है? ये एक सिलेंडर रहता है, उसमें गैस होता है, जो अंदर गैस है उसको बोलेंगे सिस्टम, एंड उसके अराउंड जो भी चीजें रहेंगी उसको बोलेंगे सराउंडिंग। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम: ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या होता है। जो भी ये टाइप्स ऑफ सिस्टम है, कौन कौन से टाइप्स है? ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम्स। इनके बारे में देखेंगे क्या डिफरेंस है इनमें। अगर आप इस डायग्राम में भी देखोगे तो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओपन सिस्टम क्या होता है? एक जो भी सिस्टम है वो क्या करता है, अपना जो भी मैटर है एंड एनर्जी है, दोनों को एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ, तो उसको बोलेंगे ओपन सिस्टम। इसको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अ कप ऑफ टी केप्ट देयर व्हेन इट्स टेम्परेचर लोअर्स डाउन। अगर ये चाय ठंडी होती जा रही है तो वो क्यों ठंडी होती है? क्योंकि उसमें जो भी हीट है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। एंड क्या रिलीज होता है उसमें से? जो भी चाय में वेपर्स बनेंगे, चाय से जो भी वेपर्स निकलेंगे वो भी सराउंडिंग के साथ मिक्स्ड हो जाएंगे। तो ये चाय जो है, ये इसको सिस्टम बोलेंगे। ये क्या करता है? सिस्टम मैटर एंड एनर्जी दोनों को भी एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग के साथ, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे ओपन सिस्टम। यहाँ पे डेफिनेशन दिया है आपको: अ सिस्टम विच एक्सचेंजेस बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग इज एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में हमने क्या किया था? एक चाय का कप लिया था और उसको सराउंडिंग में ऐसे ही ओपन रखा था। तो उस चाय ने क्या किया, उस सिस्टम ने क्या किया? मैटर और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज किया सराउंडिंग के साथ। अब क्लोज्ड सिस्टम में हम क्या करेंगे? कौन सा एग्जाम्पल लेंगे? वही चाय का कप लेंगे, हॉट हॉट टी लेंगे उसमें और उसको ढक के रखेंगे सॉसर के साथ। तो क्या हो जाएगा? थोड़ी देर में हम देखते हैं कि चाय तो ठंडी हो जाती है, बट उसमें से जो भी मैटर है एज इट इज रिमेन, उसका क्वांटिटी मेजर करेंगे तो वो सेम ही रहेगा, क्योंकि उसमें जो भी वाटर वेपर्स निकलने वाले थे वो सॉसर की वजह से सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं हुए। इसका मतलब है उस सिस्टम ने मैटर को एक्सचेंज नहीं किया, बट किसको एक्सचेंज किया? ओनली एनर्जी। तो ऐसे सिस्टम को बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। जो भी सिस्टम मैटर को एक्सचेंज नहीं करता है एंड ओनली एनर्जी एक्सचेंजेस विद द सराउंडिंग, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में हम लेंगे एग्जांपल वही चाय का, बट इस बार हम चाय कप में नहीं रखेंगे, थर्मस में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? हमें पता है थर्मस में रखेंगे तो चाय बहुत टाइम तक गर्म ही रहती है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा कि यहाँ पे जो भी सिस्टम है, यहाँ पे सिस्टम कौन सा हो जाएगा? थर्मस एंड उसमें भरा हुआ चाय। ये दोनों एक मैटर एंड हीट दोनों को भी एक्सचेंज नहीं करेंगे सराउंडिंग के साथ। थर्मस का काम होता है वो चाय को ठंडी नहीं होने देता, मतलब हीट रिलीज नहीं होने देता, एंड उसमें से जो भी वेपर्स है वो भी सराउंडिंग में रिलीज नहीं होते। मतलब यहाँ पे मैटर एंड हीट, अदरवाइज एनर्जी, दोनों भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं हो रहे। तो इस सिस्टम को हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है? मैटर एंड एनर्जी दोनों एक्सचेंज होते हैं, वो होता है ओपन सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम में मैटर एक्सचेंज नहीं होता, ओनली एनर्जी गेट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, ये होता है क्लोज्ड सिस्टम। बट आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें मैटर एंड एनर्जी दोनों भी एक्सचेंज नहीं होते, ये होता है आइसोलेटेड सिस्टम। दिस आइसोलेटेड सिस्टम इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द ओपन सिस्टम। इससे भी आप याद रख सकते हो। ओपन सिस्टम में मैटर एनर्जी दोनों एक्सचेंज होता है,
आइसोलेटेड में दोनों भी एक्सचेंज नहीं होता है। यहाँ पे डेफिनेशंस देखेंगे। क्लोज्ड सिस्टम, अ सिस्टम विच एक्सचेंजेस एनर्जी एंड नॉट मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम दैट डज नॉट allow exchange of either energy or matter with the surrounding is called isolated system। ये हो गया टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इस चैप्टर में जो भी टर्म्स आएंगी आपको इसको एनालिसिस करना है कि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आइए इसका मतलब जानते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड होता है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है अमाउंट ऑफ मैटर पे जो डिपेंड नहीं होती है, उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर इसका डेफिनेशन देखेंगे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन आ जाएगा, अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सिस्टम इज कॉल्ड एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड है अमाउंट ऑफ मैटर पे। एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब a property is independent of the amount of matter in a system is called intensive property। ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट है अमाउंट ऑफ मैटर पे, यह है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द मैटर ऑफ द सब्सटेंस। जो भी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड है सब्सटेंस के, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसमें एग्जाम्पल आएंगे मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी एंड नंबर ऑफ मोल्स। मास कैसे डिपेंड होता है? अमाउंट ऑफ मैटर पे। अगर लेस अमाउंट ऑफ मैटर दिया है तो उसका मास कम रहेगा, अगर अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा दिया है तो उसका मास ज़्यादा रहेगा। इसीलिए डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर है मास। देन वॉल्यूम ऑल्सो लाइक दैट ओनली। वॉल्यूम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। लेस अमाउंट ऑफ मैटर दिया है तो उसका वॉल्यूम कम रहेगा, अगर ज़्यादा अमाउंट में मैटर दिया है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑल्सो लाइक दैट ओनली। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। जितना अमाउंट ऑफ मैटर दिया है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। यह है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड स्पेसिफिक हीट। प्रेशर कैसे डिपेंड नहीं है अमाउंट ऑफ मैटर पे? अगर हमें प्रेशर जानना है तो हमें डेप्थ ऑफ मैटर में जाना पड़ेगा। डेप्थ में जो भी प्रेशर है वो मैटर का प्रेशर होता है, तो इट इज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। टेम्परेचर कैसे इंडिपेंडेंट है मैटर पे? अगर हमने 1 स्पून पानी लिया तो उसका भी बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, उसका भी अगर हमें बॉईल करेंगे और उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे तो वो 100 ही आ जाएगा। और अगर हमने लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लिया एंड उसको बॉईल करेंगे तो उसका भी टेम्परेचर 100 ही आ जाएगा। तो टेम्परेचर इज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। सरफेस टेंशन तो सरफेस फिनोमिनन है, ये सरफेस पे डिपेंड होता है ना बल्कि द अमाउंट ऑफ मैटर पे। विस्कोसिटी के लिए हम एग्जांपल लेंगे ऑयल का। अगर 1 ड्रॉप ऑयल भी लेंगे तो उसकी विस्कोसिटी सेम ही रहेगी, अदरवाइज 1 कैन ऑफ ऑयल लेंगे तो भी उसकी विस्कोसिटी सेम ही रहेगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड स्पेसिफिक हीट also it is not depend on the amount of matter. These are the examples of extensive property and intensive property. अब हम देखेंगे स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन के बारे में। स्टेट फंक्शन क्या होता है? अगर हम डेफिनेशन वाइज देखेंगे, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अ पाथ फॉलोड टू अटेन इट, इट इज कॉल्ड द स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होता है जो स्टेट पे डिपेंड है, ना बल्कि उसके पाथ पे। अगर हमने देखा कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है स्टेट ए एंड स्टेट बी मैंने लिया है, और स्टेट ए का प्रेशर जो है P1 है, वॉल्यूम V1 है एंड टेम्परेचर T1 है। ऐसे ही स्टेट बी का प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है एंड इसका टेम्परेचर T2 है। अगर हमें स्टेट देखा यहाँ पे तो बस 2 ही स्टेट है A एंड B, बट A से B तक जाने के लिए पाथ है 3। ये पाथ 1 है, ये 2 एंड दिस वन इज 3।
हमें ए से बी तक जाने के लिए पाथ 3 है, बट स्टेट उसमें कौन से भी पाथ से जाने से उसका स्टेट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, बस इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट है। तो ये प्रॉपर्टी है स्टेट फंक्शन, जो डिपेंड है स्टेट पे ना बल्कि पाथ पे। एंड पाथ फंक्शन कौन सा हो जाएगा? द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द पाथ आर कॉल्ड द पाथ फंक्शन। इसके नाम में ही उसका फंक्शन है पाथ फंक्शन, मतलब जो डिपेंड है पाथ पे, कौन से वे से हम जा रहे हैं ए टू बी तक, फर्स्ट वे से, सेकंड वे से, थर्ड वे से। अगर हम पाथ फंक्शन स्टडी करें तो ये पाथ, जो भी पाथ से जा रहे हैं वो मैटर करेगा। इसका एग्जाम्पल रहेगा वर्क एंड हीट, एंड स्टेट फंक्शन का एग्जाम्पल रहेगा प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ पे होते हैं, एंड पाथ फंक्शन वो होते हैं वो डिपेंड्स ऑन द पाथ होते हैं। दिस इज अबाउट द स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसा कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, एक्चुअली ये एक इमेजिनरी थॉट है जिसमें ऐसे सिस्टम को इंक्लूड किया गया है जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। मतलब उसके जो भी स्टेट फंक्शन है सिस्टम के, कौन सा स्टेट फंक्शन होता है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस पे कोई क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं आपके PYQs में। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, प्रोसेस एंड इट्स टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोसेस क्या होता है? अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू द अनदर इज कॉल्ड अ प्रोसेस। किसी भी कोई भी जो स्टेट फंक्शंस है जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, इसका वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक स्टेट से अनदर स्टेट में जो भी कन्वर्जन होता है उसको बोलते हैं प्रोसेस। ट्रांजिशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। मतलब प्रेशर अगर सिस्टम का P1 है फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट स्टेट में, इनिशियल स्टेट में, तो फाइनल स्टेट में उसका हो जाएगा P2, प्रेशर P2। वॉल्यूम V1 है इनिशियल स्टेट में, तो फाइनल स्टेट में उसका हो जाएगा V2, लाइक दिस। वन इक्विलिब्रियम स्टेट से अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट में ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म होने के जो भी पाथ है उसको बोलेंगे प्रोसेस। इसके टाइप्स भी रहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में देखेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? It is the process in which temperature of the system remain constant throughout the transformation. जो भी इस स्टेट का ट्रांसफॉर्मेशन रहता है उसमें जो भी टेम्परेचर का यूज किया गया है वो थ्रू आउट द सिस्टम वो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। आपको इतना याद रखना है, आइसोथर्मल मतलब इसके नाम में ही है। थर्मल मतलब क्या? टेम्परेचर से रिलेटेड। आइसोथर्मल मतलब क्या? ये चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो आपको ये याद रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम का टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। और वो कांस्टेंट कैसे रखेंगे हम? तो यहाँ पे देखो आप, दो डायग्राम दिए हैं मैंने, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। आइसोथर्मल प्रोसेस ये दो टाइप की होते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन। तो हमें देखना है कि सिस्टम का जो भी टेम्परेचर है ये कैसे कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे जो भी सिस्टम हम यूज करेंगे वो एक आइसोथर्मल सिस्टम होगा। आइसोथर्मल मतलब क्या? इसमें हीट जो है बाहर भी नहीं जाएगी सिस्टम से और सिस्टम के अंदर भी कोई हीट एंटर नहीं होगी। बट इसका जो बेस है वो रहेगा हीट रिजर्वर। मतलब क्या? अगर सिस्टम को हीट की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे, एंड अगर सिस्टम से हीट निकालनी है, उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखना है, तो उसको हीट भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कभी, और उसको उससे हीट सिस्टम से निकालनी पड़ेगी। तो उसका बेस जो है वो कंडक्टिंग हीट रहेगा। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में देखेंगे हम, उसमें क्या हो जाएगा? जो भी सिस्टम के वो पिस्टन के ऊपर जो भी वेट है वो हम उसको रिड्यूस करेंगे। ये जो भी वेट है उसको रिड्यूस करेंगे तो पिस्टन ऑटोमेटिकली अपवर्ड मूव हो जाएगा। तो इससे जो भी सिस्टम का जो भी गैस का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा।
और इसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी जो भी ये प्रोसेस चल रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, इसके इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो भी हीट रहेगी सिस्टम की वो हमें कांस्टेंट रखनी है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसका जो भी इंटरनल एनर्जी है, जो भी उसकी हीट है सिस्टम की, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, फ्रॉम द आउटसाइड वी हैव टू प्रोवाइड द हीट टू द सिस्टम। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, जो भी पिस्टन के ऊपर का वेट रहेगा, ये जो वेट है वो हम इंक्रीज करेंगे, तो मतलब एक्सटर्नल प्रेशर उस पर ज़्यादा करेंगे तो वो पिस्टन ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड मूव हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा एंड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इससे जो भी सिस्टम की हीट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। तो हमें क्या करना है, उस टाइम पे जो भी सिस्टम की हीट है वो निकालनी है, उसको सराउंडिंग में रिलीज करना है। तो इससे जो भी टेम्परेचर होगा सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए हमें ऐसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट को प्रोवाइड करना है एंड आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन में सिस्टम से हीट को निकालना है। तो इससे क्या होगा कि सिस्टम जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहेगा। सपोज इस प्रोसेस में जो भी सिस्टम है उसका टेम्परेचर सपोज है 25 डिग्री, सपोज इनिशियल टेम्परेचर, एंड उसका हमें टेम्परेचर तो चेंज करना नहीं है, कांस्टेंट रखना है। तो इसका फाइनल टेम्परेचर भी कितना रहेगा, 25। अगर हम इसका टेम्परेचर डिफरेंस लेंगे, डेल्टा टी लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 25, तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी डेल्टा टी की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी एंड जो भी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की वो भी 0 रहेगी। तो आपको इस आइसोथर्मल प्रोसेस में याद रखने वाली जो बात है वो है उसका Q कांस्टेंट होता है एंड डेल्टा U जो होता है वो 0 होता है। किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, आपको बस एक चीज याद रखनी है, इसमें जो भी प्रेशर ऑफ द सिस्टम है वो रहता है कांस्टेंट। तो इसके लिए डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर का जो भी वैल्यू है वो आ जाएगा 0, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं हम इसका प्रेशर, सिस्टम का जो भी प्रेशर है वो उसको कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं। अगर हम देखेंगे जो भी ये पिस्टन है, ये पिस्टन पे जो भी प्रेशर रहेगा, अदरवाइज ये सिस्टम में जो भी गैस मिल रहा है उसके ऊपर जो भी प्रेशर रहेगा आउटसाइड से, वो कौन सा रहेगा, एक तो एटमॉस्फेयर का रहेगा और जो भी ये पिस्टन का एरिया है उसका रहेगा। एंड उसके ऊपर जो ये बॉक्स रखा है और वेट हमने प्रोवाइड किया है इस पिस्टन को, इसके जो भी पिस्टन है वो मूव ना हो इसीलिए। तो इन सब का जो भी मिला के प्रेशर रहेगा वो प्रेशर रहेगा ऑफ द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। और सिस्टम का भी कुछ प्रेशर रहेगा तो वो कौन सा होगा, प्रेशर ऑफ द गैस फ्रॉम द इनसाइड एंड एरिया ऑफ द पिस्टन फ्रॉम द इनसाइड ओनली। तो ये जो भी प्रेशर फ्रॉम द आउटसाइड एंड प्रेशर फ्रॉम द इनसाइड है वो अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो इस आइसोबैरिक प्रोसेस में जो भी प्रेशर है वो टोटल प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको आप देख सकते हो फॉर्मूला में प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो आ जाएगा इक्वल टू प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस जो वेट हमने प्रोवाइड किया है, जो वेट हमने पिस्टन पे रखा है वो mg एंड एरिया ऑफ द पिस्टन, दिस A मीन्स एरिया ऑफ द पिस्टन, और फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द सिस्टम विच फोर्स इज प्रेशर इज एक्टिंग, जो भी फोर्स रहेगा गैस का एंड उसका एरिया किसका, पिस्टन का, इन दोनों का प्रेशर बैलेंस हो जाएगा और ये टोटल सिस्टम का जो भी प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो एक ही बात याद रखनी है, इसमें आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा पी का वैल्यू 0 होता है। थर्ड प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में हमें किसको कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम को, जो भी सिस्टम का इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम है
इसको कांस्टेंट रखना है, तो डेल्टा वी का जो भी वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 0। इन द आइसोकोरिक प्रोसेस किसका वैल्यू 0 होता है? डेल्टा वी का, वॉल्यूम का वैल्यू होता है 0। तो इसको कैसे कर सकते हैं? आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक सिस्टम दिया है आपको, इसमें जो भी गैस भरा है और इसको हीट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसमें जो भी वॉल्यूम है उसको तो हमें इंक्रीज नहीं करना है, इसका वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो चेंज किस में आ रहा है? जो भी हीट प्रोवाइड किया गया है सिस्टम को, उसकी वजह से सिस्टम का इंटरनल एनर्जी यू हम किसके लिए डिनोट करते हैं? इंटरनल एनर्जी के लिए। जो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ रहा है, उसमें जो भी मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा फास्ट तेजी से वो मूव करेंगे सिस्टम में, और जो भी प्रेशर है उसकी वजह से वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर हीट प्रोवाइड किया सिस्टम को तो प्रेशर एंड इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है, बट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये ऐसा प्रोसेस किस में होता है? जहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट इन द क्लोज्ड कंटेनर, जहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन होती है जो कि क्लोज्ड कंटेनर में किया जाता है, इस प्रोसेस में आइसोकोरिक प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, आइसोकोरिक प्रोसेस में जो भी वॉल्यूम है डेल्टा वी है वो चेंज नहीं होता है, उसका वैल्यू 0 रहता है। फोर्थ टाइप प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस, a process in which there is no exchange of heat between the system and the surrounding is an adiabatic process। adiabatic process में हमें क्या कांस्टेंट रखना है, क्या 0 रखना है? Q इज इक्वल टू 0। मतलब इस जो भी प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें कोई भी हीट सिस्टम को दी नहीं जा रही है, अदरवाइज सिस्टम से कोई भी हीट नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे कोई हीट रिजर्वर नहीं लगाया है, ये पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें से हीट बाहर नहीं जाएगी, अदरवाइज सिस्टम में कोई भी हीट प्रोवाइड की नहीं जाएगी। अगेन एडियाबैटिक प्रोसेस में 2 टाइप्स होते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है? एक्सपेंशन से ही हमें पता चलता है जो भी सिस्टम का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से जो भी प्रेशर है सिस्टम में वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके जो भी टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है, जो भी वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा, जो भी उसमें से जो भी गैस मॉलिक्यूल है उसमें वो थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे, उनको ज़्यादा स्पेस मिलेगा, तो उनका डेल्टा यू का वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात करें, इंटरनल एनर्जी एंड क्यू हीट प्रोवाइडेड, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। क्यू मतलब हीट होता है, डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या हो रही है यहाँ पे? निगेटिव। यहाँ पे तो कोई हीट प्रोवाइड नहीं किया गया है, जो भी एक्चुअली उसमें हीट है, जो भी सिस्टम का हीट अवेलेबल है इनिशियल स्टेप पे, वही डेल्टा यू बन गया उसमें, और इंटरनल एनर्जी बन गई उसकी, और वो जब भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन रहेगा तो वो निगेटिव बन जाएगा। एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन, पिस्टन पे जो भी वेट है उसको इंक्रीज किया जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वेट इंक्रीज किया है तो ये पिस्टन जो है फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव हो जाएगा। यहाँ पे पिस्टन पे वेट कम किया है तो वो अपवर्ड मूव हो गया। तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, जो भी वॉल्यूम है उसका डिक्रीज हो जाएगा, एंड जो भी सिस्टम का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगेन जहाँ पे ये जो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या हो गया, वो बहुत नज़दीक आ गए, सारे मॉलिक्यूल से नज़दीक आ गए, उनका डिस्टेंस जो है कम हो गया, तो इसकी वजह से उनकी इंटरनल एनर्जी वो जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि वो जो भी मॉलिक्यूल से गैस के वो नज़दीक आ गए, इसीलिए उनका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा क्यू का वैल्यू 0 होता है, इतना याद रखना है आपको। ये फिफ्थ टाइप का प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का डेफिनेशन देखेंगे, अ प्रोसेस कंडक्टेड इन सच अ वे सो दैट at every stage the driving force due to pressure is infinitesimally greater
यहाँ पे आपके लिए ये इन्फिनिटिसिमली टर्म जो है ये नया है। इसका क्या मतलब होता है? इन्फिनिटिसिमली मतलब वेरी लेस अमाउंट में, निग्लिजिबल अमाउंट में। अदरवाइज आपको ये याद रखना है कि ये माइक्रो लेवल पे पूरा वर्क होता है, इसमें बहुत ही लेस अमाउंट में। infinitesimally greater than the opposing force due to the external pressure। इसको कैसे रीड करेंगे? प्रेशर exerted, प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर exerted, PEXT ये सिंबल है प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर का। and which can be reversed by a slightly change of the opposing force is a reversible प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? जो भी सिस्टम में है, हम सिस्टम का जो भी कंडीशन हो कैसे चेंज करते हैं? एक तो प्रेशर से, वॉल्यूम से, अदरवाइज टेम्परेचर से, जो भी हीट प्रोवाइड किया जाता है उससे। तो इसमें जो भी सिस्टम में गैस भरा है वो क्या करता है? वो उसका जो भी प्रेशर रहता है वो इन्फिनिटिसिमली ग्रेटर रहता है। उसका प्रेशर जो है फ्रॉम द इनसाइड वो इन्फिनिटिसिमली ग्रेटर मतलब बहुत ही लेस अमाउंट में ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसकी वजह से वो क्या हो जाता है? इजीली अपवर्ड हो जाता है वो पिस्टन। एंड फिर उसको रिवर्सिबली मतलब उसको डाउनवर्ड भी लेके आना बहुत इजी है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का थोड़ा सा ही स्लाइटली प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे दैन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम, तो वो पिस्टन डाउनवर्ड भी हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, अपवर्ड भी हो सकता है एंड डाउनवर्ड भी जा सकता है पिस्टन इजीली। तो इसीलिए इसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस के कुछ फीचर्स है, इसको देखेंगे। फर्स्ट फीचर कौन सा है? द ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्सेस डिफर बाय अ इन्फिनिटिसिमल अमाउंट। ड्राइविंग फोर्स कौन सा हो जाएगा? जो कि सिस्टम अप्लाई करेगा सराउंडिंग पे। सिस्टम में क्या भरा होता है? गैस भरा होता है। तो जो भी फोर्स लगाएगा फ्रॉम इनसाइड द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, तो उसको बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स। एंड अपोजिंग फोर्स कौन सा रहेगा? जो भी सराउंडिंग सिस्टम पे लगाएगा, आउटसाइड से जो भी एटमॉस्फेयर है, पिस्टन का वेट है, ये सब जो भी फोर्स लगाएंगे उसको बोलेंगे अपोजिंग फोर्स। इसका जो भी डिफरेंस होता है वो वेरी लेस अमाउंट में होता है। ये फर्स्ट फीचर है रिवर्सिबल प्रोसेस का। सेकेंड फीचर कौन सा है? द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय एन इन्फिनिटिसिमल चेंज इन द कंडीशन। उसका जो भी सिस्टम का कंडीशन रहता है, उसका प्रेशर होता है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसमें कोई भी स्लाइटली चेंज करेंगे तो भी ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो अकर हो जाता है, वो प्रोसेस कैन बी हैपन। ये है सेकेंड फीचर। थर्ड फीचर कौन सा है? रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड्स infinitely slowly and take place in the infinite number of steps। ये जो भी प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस, उसको नंबर ऑफ स्टेप्स लगते हैं एंड ये वेरी स्लोली होता है। इसका जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो वेरी स्लो होता है। ये है इसका थर्ड फीचर। फोर्थ फीचर देखेंगे। एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस द सिस्टम अटेन्स मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? ये सिस्टम जो भी है वो सेटल हो जाता है प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए बोला है ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ये चार फीचर्स है रिवर्सिबल प्रोसेस के। अब हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। हमें इसके बारे में एक ही डेफिनेशन पता है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड एंड कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये डेफिनेशन हमें पता है कि जो भी एनर्जी होती है वो ना कि क्रिएट की जाती है ना कि डिस्ट्रॉय, बट वो इट कैन बी कन्वर्टेड ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बट इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अदर थ्री डेफिनेशंस रहते हैं। वो कौन से हैं? द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड द सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट। ये भी एक डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन है टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ कांस्टेंट।
देन नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। इन सारे डेफिनेशन का एक ही, इसको सारे डेफिनेशन जो है ये सब डेफिनेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। अगर हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? इसके नोटेशन है डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, अदरवाइज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। हम डेल्टा E और डेल्टा यू का यूज कर सकते हैं इसको लिखने के लिए। उसका मतलब होता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, Q होता है हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड W इज नथिंग बट द वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो भी हमने केमिकल थर्मोडायनामिक्स के टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस देखा उसके बेसिस पे अब हम सॉल्व करेंगे PYQs। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो हमें पता है एडियाबेटिक प्रोसेस में जो भी हीट प्रोवाइड की जाती है वो 0 होती है। क्यू का कोई नोटेशन एडियाबेटिक प्रोसेस में हम यूज नहीं करते। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, क्यू इज इक्वल टू 0, डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का चेंज हमें कौन सी प्रोसेस में नहीं दिखाई देता है? तो वो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 विच अमंग द फॉलोइंग इज a फीचर ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन। हमें क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में दो प्रोसेस होते हैं, एडियाबेटिक एक्सपांशन एंड एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन। तो हमें यहाँ पे एक्सपांशन के बारे में पूछा है। एक्सपांशन में क्या होता है, जो भी सिस्टम में गैस है वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है एंड जो भी इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होती है एंड एज वेल वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो ये भी निगेटिव बन जाता है जब भी एंड जो भी इंटरनल एनर्जी है वो भी निगेटिव होती है इन द केस ऑफ एडियाबेटिक एक्सपांशन। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर बी डेल्टा यू इज लेस देन 0। हम डेल्टा यू इज ग्रेटर देन 0 को टिक क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा इन द केस ऑफ एडियाबेटिक एक्सपांशन। ये सही रहेगा एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन में। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डेल्टा यू इज लेस देन 0। Question number 4. Identify an extensive property among the following. Options are viscosity, heat capacity, density and surface tension. तो हमें पता है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हीट कैपेसिटी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो मैटर पे डिपेंड करता है एंड जो मैटर पे अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज एक्सटेंसिव। ऑप्शंस आर वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें पता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसमें से वॉल्यूम है जो कि अदर मैटर पे अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 6 विच इज ट्रू फॉर हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर के लिए फॉलोइंग में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आपको चूज करना है। ऑप्शंस आर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज रिस्पेक्टिवली। बोथ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम चेक करेंगे हीट हमें पता है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है एंड टेम्परेचर इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इस ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी विल बी द correct answer for this question. Question number 7. Which of the following is not an intensive property? Options are density, surface tension, heat capacity, refractive index. तो हमें पता है heat capacity it is the extensive property not the intensive. तो यहाँ पे not an intensive पूछा है तो heat capacity will be the correct option.
Question number 8. Which of the following is an extensive property? Density, surface tension, specific heat and volume. यहाँ पे हमें extensive property पूछा है तो volume is the correct answer. Question number 9. Which of the following is not a feature of reversible process? It proceeds infinitesimally slowly. The driving and opposing forces differ by the extremely small amount. The process cannot be reversed by the small change in conditions. It takes place in infinite number of steps. Then from these options we know that option number C is the correct answer. It is not a feature of reversible process. The process cannot be reversed by the small change in condition, which is not true for the reversible process. Question number 10. Which among the following is an extensive property? Options are heat capacity, boiling point, viscosity, surface tension. For this, option number A is the correct answer. Heat capacity is the extensive property. Question number 11. Which among the following pair of properties is intensive? यहाँ पे आपको ऑप्शंस में पेयर ऑफ प्रॉपर्टीज दिए हैं. इन पेयर में से कौन से इंटेंसिव प्रॉपर्टी है आपको बताना है. तो ऑप्शंस आर मास एंड हीट कैपेसिटी एंड प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एंड प्रेशर, इंटरनल एनर्जी एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो हमें पता है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. स्पेसिफिक हीट एंड प्रेशर आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. Question number 12. Identify the type of system if boiling water is kept in the half-filled closed vessel. Options are homogeneous closed system, heterogeneous closed system, homogeneous isolated system और heterogeneous isolated system. Isolated system तो आएगा ही नहीं, दो ऑप्शन तो ऐसे ही डिलीट हो जाएंगे. हम बात करेंगे क्लोज्ड सिस्टम के बारे में. यहाँ पे हॉट बॉइल्ड वाटर रखा है हाफ फिल्ड क्लोज्ड वेसल में. तो हमें यहाँ पे पता है कि जो भी मैटर है वो तो वाटर वेपर्स एक्सचेंज नहीं होंगे सराउंडिंग के साथ, बट टेम्परेचर वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे जो भी मीडियम है वो भी चेंज हो रहा है. वेसल के अंदर से वाटर वेपर्स बाहर जा रहे सराउंडिंग में. तो और जो भी बाहर का टेम्परेचर है, it try to make the boiling water's temperature lower, otherwise equal to the surrounding. तो यहाँ पे heterogeneous closed system ये करेक्ट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. Question number 13. Which among the following are intensive and extensive properties respectively? Options are boiling point and heat capacity and boiling point, internal energy and pressure, heat capacity and surface tension. तो हमें पता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है हीट कैपेसिटी. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Question number 14. Identify false statement regarding isothermal process from the following. System can exchange heat energy with the surrounding. Enthalpy of the system remains constant. Temperature of the system remains constant. Internal energy of the system remains constant. From that, option number B is the correct answer. Enthalpy of the system remains constant. Question number 15. Which from the following thermodynamic properties is a path function? Options are internal energy, work, entropy and enthalpy. तो हमें पता है B is the work function. It is the path function work. Question number 16. Identify the process from the following such that volume of system remains constant. Options are adiabatic process, isochoric process, isothermal process and isobaric process. तो हमें पता है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आइसोकोरिक प्रोसेस. Question number 17. Which among the following pair of properties are intensive? Options are surface tension and viscosity, mass and temperature,
internal energy and boiling point, heat capacity and specific heat. Option number A is the correct answer. Surface tension and viscosity. These are the properties, intensive properties. Question number 18. Which among the following properties is not a state function? Options are pressure, volume, work and internal energy. हमें पता है work is the path function, not the state function. That's why for this question option C is the correct answer. Question number 19. Which among the following is not an extensive property? Options are internal energy, heat capacity, number of moles and surface tension. तो हमें पता है surface tension, it is not the extensive property. Question number 20. Which of the following is an extensive property of a system? Options are temperature, volume, surface tension and viscosity. From this, volume is the correct answer. It is the extensive property. Question number 21. Identify intensive property from the following. Options are enthalpy, temperature, volume and mass. Then intensive property is the temperature. It does not depend on the amount of matter. Question number 22. Which from the following is an example of intensive property? Options are viscosity, internal energy, number of moles, standard Gibbs energy. From that, option number A is the correct answer. Viscosity is the intensive property. Question number 23. Which of the following symbols represents heat of reaction at the constant volume? कांस्टेंट वॉल्यूम में कौन सा सिंबल है कि रिप्रेजेंट करता है हीट ऑफ रिएक्शन? तो हमें पता है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डेल्टा यू. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस नेचर ऑफ वर्क पे. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस शोज वर्क ऑफ कंप्रेशन? कंप्रेशन मतलब उसमें जो भी सब्सटेंस है उसका साइज कम हो जाएगा. तो ये चीज़ कब होती है? हमें पता है जब कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाता है, तो अदरवाइज गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाता है तो सब्सटेंस का साइज जो है डिक्रीज हो जाता है. तो हमें ना कि रिएक्शन देखना है बट स्टेट ऑफ द सब्सटेंस देखना है और उससे आपको जल्दी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पे देखना है आपको गैसियस से सॉलिड अदरवाइज लिक्विड से सॉलिड में कौन जा रहा है, कौन से रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा है. तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज अमोनिया गैसियस स्टेट when react with the HCl of gaseous state it gives the ammonium chloride which is solid state. एंड यहाँ पे कॉम्प्रेशन का रिएक्शन हो गया है. अदर में गैसियस स्टेट से सेकेंड ऑप्शन देखेंगे तो गैसियस से सॉलिड में भी जा रहा है और गैसियस में भी कन्वर्ट हो रहा है. तो ये कॉम्प्रेशन का रिएक्शन नहीं होगा. फिर गैसियस से गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर लिक्विड से लिक्विड एंड गैसियस में हो रहा है, ना बल्कि सॉलिड में. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर.